Hello everyone, welcome back to my class. My name is Ashutosh Tiwari. We have read conjunction and its type in my old video. This video I am going to teach about transformation. First of all, what is transformation? It means transformation क्या होता है? तो ट्रांसफॉर्मेशन वैसे तो हिंदी मतलब होता है इसका चेंजमेंट यानी बदलना, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस बदलना, लेकिन उसका सेंस जो है वो चेंज ना हो, स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। इट मींस पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव में आ जाए लेकिन जो उसका सेंस हो वो ना बदले, तो इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन बोर्ड पर दिया गया है, टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर फॉर्म विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस। इट मींस कि किसी सेंटेंस का आपका जो सेंस है वो ना बदले तथा स्ट्रक्चर उसका चेंज हो जाए, इसी को ही बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। एक एग्जांपल की सहायता से आप अच्छे समझेंगे। जैसे दिया गया है, दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट। यहां पर टू एडो टू है। टू का मतलब क्या होता है? हिंदी में टू को कहते हैं बहुत या अत्यधिक, ठीक है। यानी कि दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, यह जो प्रश्न है बहुत कठिन है। और यहाँ पर एक सेंटेंस आप कंप्लीट हो गया, यह क्वेश्चन आपका बहुत कठिन है। अब इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो आपका जो सेंटेंस बन जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं, दिस क्वेश्चन इज नॉट इजी। दिस क्वेश्चन इज नॉट इजी। अब ध्यान समझेंगे कि यह क्वेश्चन कठिन नहीं है। इट मींस दिस क्वेश्चन इज नॉट इजी, यह क्वेश्चन जो है वो आसान नहीं है। इट मींस कठिन है, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, यह क्वेश्चन बहुत कठिन है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया गया, दिस क्वेश्चन इज नॉट इजी, यह क्वेश्चन आसान नहीं है। यानी कि हम स्ट्रक्चर इसका चेंज कर दिया, यहाँ पॉजिटिव था नेगेटिव में आ गया, लेकिन जो इसका सेंस था वो नहीं बदला। इट मींस यही ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इसी के लिए ढेर सारे रूल होते हैं कि मान लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसको असर्टिव बनाना, असर्टिव है तो उसको नेगेटिव बनाना, लेकिन उसका जो अर्थ है सेंस वो चेंज ना हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन को बदलने के लिए कितने सारे नियम हैं। यहाँ पर आपको कम से कम 10 रूल्स दिए गए हैं, जिसमें से अब ध्यान देंगे जो ये 10 रूल दिए गए हैं, इस 10 रूल में से आपको 1 2 3 4 5 6 7 रूल आपका बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इट मींस कि इस 7 रूल से एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और जो 8 9 10 दिया गया है ये आपके आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहां पर आएगा। इसमें क्या है? इसमें दिया गया है कि अगर आपको असर्टिव सेंटेंस दिया गया है या मान लीजिए कोई सिंपल सेंटेंस दिया गया है तो उसको हम कंपाउंड में कैसे बदलेंगे, कॉम्प्लेक्स में कैसे बदलेंगे, या कोई कंपाउंड सेंटेंस दिया गया है तो इसे सिंपल में कैसे बदलेंगे, कॉम्प्लेक्स में, या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया गया हो तो सिंपल में या कंपाउंड में कैसे बदलेंगे, इसके लिए 3 रूल्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम 10 रूल को डिस्कस करेंगे। इससे जो 7 रूल दिया गया है ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा जो लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी थोड़ा आगे के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू का प्रयोग सीखेंगे कि इस प्रकार के सेंटेंस कैसे हम चेंज करते हैं, कितने सारे इसमें रूल्स होते हैं, सभी रूल को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में सभी रूल्स एक साथ लिख दिए गए हैं जिससे समय का थोड़ा सा बचत हो सके, ठीक है ना। चलिए रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू के बारे में पढ़ते हैं कि एडवर्ब टू को हम किसी सेंटेंस से कैसे हटाते हैं और कैसे लगाकर सेंटेंस को बनाते हैं। आपको सेंटेंस दिया रहेगा, कोई सेंटेंस रहेगा उसमें एडवर्ब टू दिया रहेगा, तो आप क्या करना है उस एडवर्ब टू को हटाना है और दूसरा जो आपका ट्रांसफॉर्म किया गया सेंटेंस बनेगा उस ट्रांसफॉर्मेशन को लिखना है। इसके लिए टोटल 5 रूल्स होते हैं, 5 रूल्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, तो हम लोग रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू के बाद इसे रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। अब यहां पर देखेंगे कि ये एडवर्ब टू क्या होता है। जो आप देखते हैं TOO, इस टू का हिंदी में होता है मतलब अत्यधिक या वेरी मतलब बहुत, है ना, तो ये सब होते हैं। अभी जब आप हिंदी के एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम एक एग्जांपल लिखते हैं, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि जो रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू होता है यह 2 प्रकार से चेंज किया जाता है। फर्स्ट है, सबसे पहले आपको सेंटेंस में लिखा है टू, स्ट्रक्चर है, इसे ध्यान से नोट कर लेना कहीं पर।
सबसे पहले मिलेगा टू, इसके बाद आपको एडजेक्टिव मिलेगा, एडजेक्टिव, और इसके बाद आपको वर्ब के पहले टू, इट मींस इन्फिनेटिव मिलेगा, इन्फिनेटिव। ठीक, पहला स्ट्रक्चर है कि आपको सेंटेंस में टू मिलेगा, इसके बाद एडजेक्टिव, इसके बाद आपको टू में इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 ना, इट मींस इस प्रकार से रहेगा टू प्लस V1, ठीक है ना, टू प्लस V1, तो इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरे रूल्स क्या है, यहां पर टू मिलेगा, इसके बाद एडजेक्टिव, इन्फिनेटिव इसमें नहीं रहेगा, तो दो रूल्स दिए गए हैं। अब इन दोनों रूल पर सेंटेंस जो रहेगा आधारित रहेगा, चाहे पहले रूल पर चाहे दूसरे, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन लगभग हर बार पूछे आते हैं एडर टू पर। तो एक एग्जांपल देखते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले हम टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे, इसे यूज करते हैं। यहाँ से चलिए, अगर मान लीजिए कहना है ही इज टू ओल्ड टू रन फास्ट, यहां पर आपको एक सेंटेंस दिया गया है ही इज टू ओल्ड टू रन फास्ट, ठीक है, यानी कि वह बूढ़ा है, टू मतलब बहुत, वह बहुत बूढ़ा है टू रन फास्ट, तेज दौड़ने के लिए। अब देखिए यहाँ पर हम चेंज कैसे करेंगे, इसके लिए जो रूल्स होते हैं, सेंटेंस में जो आप टू देखेंगे इस टू को हटाएंगे और सो का प्रयोग करेंगे। हमेशा आपको सेंटेंस में क्या करना है, अगर ये सेंटेंस पहले नियम पर आधारित है, अर्थात इस स्ट्रक्चर पर आधारित है, तो क्या करेंगे, टू को हटाएंगे, इसके बाद सो का प्रयोग करेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए टू दिया गया है, इसके बाद एडजेक्टिव मिल रहा है आपको, टू रन इन्फिनेटिव मिल रहा है, और ये अदर वर्ड है फास्ट के रूप में आया, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जब हो जाएगा ही इज, टू को चेंज करेंगे तो सो लिखेंगे, ही इज सो ओल्ड। अब देखिए एडजेक्टिव के बाद हमें लिखना पड़ेगा दैट, इसके बाद पहले क्लास के अनुसार आप सब्जेक्ट लिखेंगे, तो ही लिखा गया है, यहाँ पर ही लिखेंगे। अब इसके बाद ध्यान देंगे, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट के किसी भाग से लिया गया हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, कैन का प्रयोग करें, कैन नॉट, अगर पास्ट में रहेगा तो कुड नॉट। यहाँ पर देखेंगे ही इज प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, कैन नॉट रन फास्ट। कंप्लीट हो गया। यहाँ पर फिर समझ लेंगे कि ही टू ओल्ड टू रन फास्ट, ठीक है, वह बहुत वृद्ध है दौड़ने के लिए। अब चेंज किया गया तो ही इज सो ओल्ड, वह इतना यानी कि वृद्ध है, दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, कि वह दौड़ नहीं सकता। स्ट्रक्चर सेम हो गया है, स्ट्रक्चर इसका चेंज हो गया है, लेकिन जो इसका सेंस निकल रहा है, अर्थात जो भाव निकल रहा है, क्या है, एक ही है ना, तो ये कंप्लीट होता है। एक एग्जाम्पल और समझेंगे, जैसे मान लीजिए कहना है राम इज, आपके पांच में देते हैं, राम वाज टू फैट टू सिट प्रॉपरली। चलिए एक सेंटेंस दिया गया यहाँ पर, राम वाज टू फैट, राम बहुत मोटा है, टू सिट बैठने के लिए, प्रॉपरली मतलब विज्ञान की, राम जो है वो बहुत मोटा है प्रॉपरली बैठने के लिए, ठीक है ना, या सही प्रकार से बैठ नहीं पाता, वो इतना मोटा है, कौन, राम। अब यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले एग्जाम में अगर मान लीजिए क्वेश्चंस आपको आते हैं, आप ये चेक कर लीजिए यहाँ पर एडवर्ब टू आया है तो किस रूप में है, अर्थात इस स्ट्रक्चर पर आधारित है या दूसरे स्ट्रक्चर पर। इट मींस हम चेक करेंगे टू के बाद एडजेक्टिव आया हो, इसके बाद अगर इन्फिनेटिव भी आया है तो ये रूल फॉलो करेंगे। अगर मान लीजिए इन्फिनेटिव ना आया हो, इसी पर फुल स्टॉप है, तो क्या करेंगे, दूसरा रूल फॉलो करेंगे, जो कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, राम वाज, टू लिखा गया है, टू को रिमूव करेंगे तो सो हो जाएगा, राम वाज सो फैट, एडजेक्टिव के बाद दैट। अब पहले क्लास के अनुसार सब्जेक्ट लिखेंगे तो ही है, दैट ही। ध्यान देंगे यहाँ पर सेंटेंस आपका पास्ट में दिया गया है तो कुड नॉट, अगर प्रेजेंट में होता तो कैन नॉट, है ना, कुड नॉट सिट प्रॉपरली। अच्छा प्रॉपरली स्वयं क्या है, अगर कहा जाए प्रॉपरली क्या है, कौन सा पार्ट है पीछे, तो क्या है, एडवर्ब। ध्यान देंगे अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में यल वाई मिल जाए, कोई भी वर्ड हो लास्ट में यल वाई, इट मींस क्या है, वो
प्रॉपरली। ये 99% होता है, 1% इसमें है कि मान लीजिए कभी कभी थोड़ा चेंज होता है। जैसे एक वर्ड है अगली, ठीक है ना, अगली। अब यहाँ पर अगली क्या है, तो इसमें ये वाइज जोड़ा नहीं क्या है, ये पहले से इसका वर्ड पूरा मीनिंग ही है, अगली मतलब ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर ये एडवर्ब नहीं है ना, ये एडजेक्टिव हो गया। तो ध्यान देंगे रूल्स क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी एडजेक्टिव दिया गया है, सॉरी कोई भी एडजेक्टिव हो, तो वहां पर अगर आप यल वाई का प्रयोग कर देंगे तो एडजेक्टिव से एडवर्ब में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा या चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एक सेंटेंस और देखते हैं। सेंटेंस दिया गया है द फादर वाज too big to control his son. चलिए यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है। आप लोग क्या करेंगे, पहले इस वीडियो को रोकेंगे, एक बार स्वयं बनाने का प्रयास करेंगे, इसका हम बनाते हैं। तो आई होप आप लोग ऐसा किए होंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं द फादर, सिंपल सा है, was so big that he could not control his sons. कंप्लीट। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। कभी कभी क्या होता है, जो सेंटेंस दिए गए होते हैं वो आपके पैसिव फॉर्म में रहते हैं। एक एग्जांपल देते हैं पैसिव में, वैसे पैसिव में तो एग्जाम में नहीं दिया जाता है, लेकिन समझ लेंगे कि अगर आपका सेंटेंस पैसिव में दिया गया हो तो कैसे चेंजिंग होती है, किस प्रकार चेंजिंग करते हैं। चलिए एक सेंटेंस लिखा है द पेन इज too costly to be purchased। अब यहाँ पर ये सेंटेंस क्या है, पैसे में दिया गया है ना, बी के साथ थर्ड फॉर्म। बी क्या होता है समझेंगे बी के बारे में। देखिए जो बी होता है इसके 5 रूप होते हैं। बी के 5 रूप होते हैं। पहला है इज, एम, आर, वाज और वेयर। ये सब बी के रूप है। इट मींस अगर मान लीजिए ये सब वर्ड कहीं मेन वर्ब के रूप में दिए गए हैं तो मेन वर्ब में क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, क्योंकि जो इज होता है इसके बाद आईएनजी लगाया नहीं जाता, इट मींस इजिंग तो होता नहीं है ना, ये गलत है। तो ऐसे सेंस में क्या करेंगे, अगर इन 5 वर्ड से कोई भी एक वर्ड आया है जो कि मेन वर्ब की तरह बिहेव कर रहा हो, तो ऐसे केस में हम लिखेंगे बीइंग। इसी बी में आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है, यानी कि बी क्या है, इज, एम, आर, कोई एक हो सकता है, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव है। तो इस प्रकार से क्या चेंजिंग होगी, हम लिख सकते हैं द पेन इज सो कॉस्टली दैट, इस प्रकार से लिखेंगे इस सेंटेंस को। The pen is so costly that, अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, पेन मतलब इट रहेगा, यहाँ पर नॉन लिविंग है। that it cannot be purchased। तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखिए इट जो दिया, इट क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो पहला प्राय का सब्जेक्ट हो क्या है, नॉन लिविंग है, यानी कि एक थर्ड पर्सन के रूप में लिखा गया है, कोई नाउन के रूप में। देखिए द पेन एक नाउन के रूप में आया है ना, तो इसीलिए यहाँ पर इट का प्रयोग कर दिया रिप्रेजेंट करने के लिए सब्जेक्ट को। तो सेंटेंस आपका बन गया द पेन इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड। तो ये कंप्लीट होता है। रिमूव ऑफ एडवर्ब टू में एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की इन्फिनिटिव। अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो आप चेंजिंग के लिए, यानी कि जो रूल्स चेंज होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्या होता है, सबसे पहले आप लिखेंगे जो सेंटेंस में टू रहेगा एडवर्ब टू, उसे हटाएंगे और सो का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद जो कंजक्शन एडजेक्टिव लिखेंगे
एडजेक्टिव के बाद आप तुरंत लिखेंगे दैट। दैट के बाद जो पहले क्लास का सब्जेक्ट होगा उसे लिखेंगे। अगर वो कोई नाउन है तो उसका प्रोनाउन भी लिख सकते हैं, अगर प्रोनाउन नहीं लिखना चाहते तो नाउन भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, है ना। नाउन लिखेंगे। इसके बाद अगर सेंटेंस प्रेजेंट में रहेगा तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, और अगर पास्ट में है तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। बाकी सेंटेंस सेम सेम लिख दिया जाएगा। तो रिमूवल ऑफ एरर टू आपका कंप्लीट होता है। इसमें कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए इसके अंतर्गत टोटल 5 रूल्स पढ़े जाते हैं, जिसमें से पहला रूल अब कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 और 2 ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब रूल नंबर 2 में क्या होता है, जैसे आपको सब दिया गया है सेंटेंस में टू है, इसके बाद एडजेक्टिव, लेकिन जो इन्फिनेटिव है ये निगेटिव में हो। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है कि एडजेक्टिव के बाद जो इन्फिनेटिव आया है वो निगेटिव है, तो ट्रांसफॉर्म करते समय नॉट शब्द को हटा देते हैं। जैसे एग्जांपल द्वारा समझ लेते हैं अच्छे से। मान लीजिए सेंटेंस दिया गया है, he is too intelligent, he is too intelligent to he is too intelligent not to solve all problems। ध्यान देंगे, यहां पर दिया गया है he is too intelligent not to solve all the problems। अब यहां पर क्या है, जो इन्फिनेटिव आया है टू है ना, टू सॉल्व, टू प्लस जो है इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेटिव के पहले नॉट का प्रयोग किया गया। अब ऐसे केस में हम क्या चेंजिंग करेंगे, क्योंकि अगर नॉट नहीं था तो इसके पहले क्या चेंजिंग होगा, आप समझ रहे हो ना। अच्छा मान लीजिए नॉट नहीं है तो क्या करेंगे, he is so intelligent that he cannot solve all the problems, ऐसे बना देंगे। यहां पर क्या है, निगेटिव आ गया, तो इसके लिए सेम लिखना है, थोड़ी सी चेंजिंग है, लिखेंगे he is so intelligent that। अब ध्यान देंगे सब्जेक्ट लिखने के बाद कैन नॉट के स्थान से जो नॉट है हटा देंगे। इट मींस ऐसे कैन लिख देंगे, नॉट नहीं लिखेंगे, क्योंकि नॉट यहां पर दिया गया है ना। दैट ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, solve all the problems। यहां पर ध्यान देंगे कैन के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, बाकी सेम टू सेम वही प्रोसेस है जो इसके पहले रूल नंबर 1 में पढ़े थे। तो रूल नंबर 2 में क्या है, ही लिखेंगे, सब्जेक्ट यानी कि एडजेक्टिव के बाद दैट लगाएंगे, दैट के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, और ये सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, जो पहला क्लास है इसके अनुसार, ठीक है। कभी कभी यहां पर भी सब्जेक्ट मिल जाए तो गलत है, ऐसा नहीं करेंगे। ही इसके बाद लिखेंगे, अगर प्रेजेंट में है तो कैन लिख देंगे, निगेटिव का प्रयोग नहीं करेंगे, निगेटिव मतलब नॉट, नेवर ऐसा नहीं करेंगे। बाकी क्वेश्चन आपका पूरा सेम से वैसे ही लिख दिया जाएगा। तो रूल नंबर 2 में केवल इतना ही था। अब हम पढ़ते हैं कि रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू में इस हेडिंग के अनुसार जो तीसरा रूल क्या होता है ना। तीसरे रूल में क्या होता है, जैसे दिया गया सेंटेंस है, मान लो रूल नंबर 3 है कि यदि सब्जेक्ट का कर्ता इट या कोई नॉन लिविंग थिंग्स दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में प्रयुक्त वाक्यांश फॉर मी को आई में, फॉर हिम को ही में लिख लीजिए, है ना, लिख लीजिए, इसे बैठना रहिए। फॉर मी को आई में, फॉर हिम को ही में, और फॉर हर को सी तथा फॉर देम को दे में चेंज कर देते हैं। ये रूल नंबर आपका 3 है। जैसे एक सेंटेंस आपको बोर्ड पर दिया गया है, The tree is too high. The tree is too high for me to climb। अब यहां पर ध्यान देंगे, The tree is too high for me to climb। अब यहां पर The tree क्या है, The tree को नॉन लिविंग मान लिया गया है ना। तो ऐसे केस में ट्रांसफॉर्म करते समय हम लिखेंगे The tree is so high that I cannot to climb। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो गया, The tree is so high that I cannot climb ना। यहां पर इन्फिनेटिव हटा देंगे। इट मींस सेंटेंस में अगर आपका सब्जेक्ट निर्जीव दिया गया हो, कोई भी नॉन लिविंग दिया गया हो, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, जो पहले से चेंज कर रहे हो सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। केवल आप जहां फॉर मी लिखा गया होगा वाक्यांश फॉर मी होगा, फॉर हिम, फॉर हर,
ये सब दे देंगे, यानी कि फॉर के बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है, किसी भी वर्ड का सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो क्या करेंगे, उसी ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट बनाने के बाद सेम प्रक्रिया वही रहेगी जो पहले सेंटेंस में करते हैं वो। इट मींस एडजेक्टिव के बाद आप दैट लिखेंगे, दैट के बाद सब्जेक्ट आई हो गया फॉर्म के अनुसार। अब यहाँ पर टेंस प्रेजेंट में था, कैन नॉट हो गया, अगर पास्ट होता तो कुड नॉट, बाकी जो अदर वर्ड आप क्लाइंब लिखा गया था क्लाइंब लिखेंगे। यहाँ पर टू क्लाइंब का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि टू क्लाइंब आपका क्वेश्चन में दिया गया है ना, ये सॉल्व कर रहे हैं तो केवल क्लाइंब लिखेंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके लिए एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लीजिए कहना है इट वाज टू हार्ड फॉर हिम to go out from the house। चलिए एक सेंटेंस दिया गया है, इट वॉज टू हार्ड फॉर हिम टू गो आउट फ्रॉम द हाउस। अब ऐसे केस में क्या करेंगे, इस वीडियो को एक बार आप रोकिए, स्वयं बनाने का प्रयास करिए, काफी सिंपल आप बना सकते हो, ठीक है, बनाइए एक बार आप लोग। चलिए आई होप आप लोग ऐसा किए होंगे। अब हम बनाते हैं, आप चेक करिएगा कितने परसेंट सही था। तो सेंटेंस हो गया इट वाज सो हार्ड दैट, अब देखिए फॉर हिम था ना तो ही आ जाएगा, दैट ही कुड नॉट गो आउट फ्रॉम द हाउस। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। यहाँ पर कुड नॉट का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि आपका सेंटेंस जो था वो पास्ट में था, वाज दिया गया ना पास्ट में था, इसलिए ही कुड नॉट, इसके बाद गो आउट फ्रॉम द हाउस, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। तो आपको रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू में ये रूल नंबर आपका 3 था। अब हम देखते हैं रूल नंबर 4 क्या है। रूल नंबर 4 क्या होता है, यहाँ पर कभी कभी जैसे देख रहे हो फॉर भी दिया गया ना, यहाँ पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस आया है, तो ऐसे केस में क्या होगा, रूल नंबर 4 में आपका जो मी दिया गया इसके स्थान पर कोई नाउन रहेगा, नाउन मतलब कोई भी संज्ञा आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, देखिए रूल नंबर 4 के अंतर्गत पढ़ेंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे, his sorrow is too deep for tears। टीयर्स का मतलब होता है आंसू। चलिए अब ध्यान देंगे, his sorrow is too deep for tears। अब यहाँ पर क्या है, जो फॉर देख रहे हैं, फॉर के बाद टीयर्स यानी कि एक नाउन आया है। ऐसी केस में हम सेंटेंस को दो प्रकार से चेंज कर सकते हैं। पहला क्या, जैसे आप पहले चेंज करते आ रहे हो, पहले क्लास के सब्जेक्ट को लिखेंगे, अगर वो नॉन लिविंग होगा तो इट का प्रयोग कर देंगे, अगर वो लिविंग होगा तो नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम दोनों बताते हैं आपको। तो पहले तरीके से हम लिख सकते हैं इसे कि हिज सारो इज सो डीप दैट, अब देखिए यहाँ पर फॉर टीयर्स है ना, तो और यहाँ पर हिज क्या है, तो हिज का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, तो इसके अनुसार लिख देंगे, तो हो जाएगा हिज सारो इज सो डीप दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स, मतलब आंसू में, यानी कि उसका जो दुख है इतना गहरा है कि उसे आंसू में प्रकट नहीं कर सकता। एक्सप्रेस का मतलब होता है प्रकट करना, ठीक है। तो ये पहले तरीके से हो गई कि हिज सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स, तो हिज के अनुसार चूंकि ये पहले सेंटेंस का पहले क्लास का सब्जेक्ट है, तो इसी के अनुसार दैट के बाद सब्जेक्ट ही लिखेंगे हम, ठीक है ना। तो हिज सारो इज सो डीप दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स, इतना आपको जोड़ना पड़ेगा। चलिए दूसरे तरीके से इसे लिख सकते हैं, दूसरा तरीका ज्यादा पॉपुलर इसमें। तो दूसरे तरीके से हम लिखेंगे, जैसे आप लिखे हो हिज सारो इज सो डीप दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स, दूसरा क्या हो जाएगा, हिज सारो इज सो डीप दैट, अब देखिए टीयर्स क्या है, ये एक नाउन है, तो इसके लिए क्या करेंगे, नॉन लिविंग है, इट का प्रयोग कर देंगे, तो सेंटेंस बन जाएगा आपका हिज सारो इज सो डीप दैट इट कैन नॉट express, cannot be expressed it in tears, ऐसा भी आप लिख सकते हो।
ठीक है। तो his sorrow is so deep that it cannot be expressed in tears, expressed in tears। इस रूल में हम लोग पढ़ेंगे कि जो फार के बाद वर्ड लिखा गया है ये या तो ऑब्जेक्टिव केस रहेगा सब्जेक्ट का, है ना, तो तीसरे रूल के अनुसार पढ़ लिए थे। लेकिन अगर फार के बाद अगर नाउन आया है तो ऐसे केस में हम दो प्रकार से चेंजिंग करते हैं। पहले चेंजिंग क्या है, सेम टू सेम लिखेंगे, आपका एडजेक्टिव के बाद दैट लिखेंगे, इसके बाद जो सेंटेंस का पहले क्लास का सब्जेक्ट है, इट मींस हिज, तो हिज क्या है, थर्ड पर्सन है ना, तो ही लिख देंगे। और टेंस प्रेजेंट है तो कैन नॉट, यहाँ पर एक्सप्रेस इट इन टीयर्स, यहाँ पर स्वयं इसे भाव के अनुसार बनाना पड़ेगा कि उसे आंसू में व्यक्त नहीं किया जा सकता, है ना, ऐसा भाव के अनुसार बना लेंगे। सेंटेंस जब पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि लिख सकते हैं हिज सैरो इज सो डीप दैट, अब यहाँ पर क्या है, फार के बाद टीयर्स यानी कोई नाउन दिया गया है और नाउन क्या है, नॉन लिविंग, ऐसी केस में क्या करेंगे, इट का प्रयोग कर देंगे। तो वैसे इट के और भी ढेर सारे प्रयोग होते हैं, कभी नेक्स्ट वीडियो आपको इट का बारे में बताएंगे। इट इंट्रोडक्टरी भी होता है ना, चलिए हम बताएं कभी। तो इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टीयर्स, यहाँ पर कैन नॉट बी क्या है, ये पैसिव बन गया है ना, एक्सप्रेस्ड इन टीयर्स, तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या है कि अगर मान लीजिए सेंटेंस आपका इस रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू में सेंटेंस के बाद आपका जो इंफिनिट था वो ना दिया गया हो, है ना, इंफिनिट ना हो, केवल एडजेक्टिव के बाद फुल स्टॉप आ गया हो। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि हिज सैरो इज टू डीप, बस यही फुल स्टॉप हो गया, फॉर टीयर्स ना हुआ होता है ना, तो ऐसी केस में क्या चेंज होगी, ये आपका रूल नंबर 5 है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सरल भी है, ठीक है। इसके लिए दो रूल्स होते हैं, देख लेंगे अभी। चलिए रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 पढ़ेंगे कि यदि आपका जो सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग ना किया गया हो तो ऐसे केस में हम टू को हटाएंगे और टू के बाद टू के स्थान पर हम एक्सट्रीमली का प्रयोग कर सकते हैं, एक्सट्रीमली, ठीक है। जैसे सेंटेंस देखिए, मान लीजिए एक सेंटेंस दिया गया है द वेदर इज टू हॉट, कितना ही दिया गया है, द वेदर इज टू हॉट, मौसम बहुत गर्म है। तो अब देखिए इस टू को हम कैसे हटाएंगे, क्योंकि एडवर्ब टू है ना, तो इसको इस रूल में, इस रूल का ये क्या है, रूल नंबर 5 है, तो कैसे रिमूव करेंगे, चलिए रिमूव करते हैं। यहां पर लिखेंगे द वेदर इज, अब देखिए टू के स्थान पर क्या करेंगे, एक्सट्रीमली का प्रयोग कर देंगे, टू को हटा देंगे, बाकी सेंटेंस सेम सेम लिख दिया जाएगा, एक्सट्रीमली हॉट, ठीक, ये कंप्लीट हो गया। यानी कि द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली के स्थान पर आप ओवर का प्रयोग कर सकते हो। जैसे इस सेंटेंस को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि द वेदर इज ओवर हॉट, ऐसा भी आप कर सकते हो, ये भी सही होगा, ठीक है। तो इसके लिए एक रूल्स और है ना, उसको भी समझ लेते हैं। पहला रूल क्या था कि इस टू को हटाएंगे और टू के स्थान पर अब आप एक्सट्रीमली का प्रयोग करिए या एक्सट्रीमली के अलावा ओवर का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा रूल क्या होता है कि मान लीजिए सेंटेंस दिया गया है एक सेंटेंस है ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, ऐसा लिख सकते हैं कि ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, यानी कि प्रशंसा के लिए उत्सुक है, ठीक है, ही इज टू ईगर फॉर प्रेज। अब ऐसे केस में क्या चेंज करेंगे, क्योंकि यहां पर भी टू का प्रयोग किया गया है, ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, तो पहला तो क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज, ऐसा भी लिख सकते हैं। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं कि देखिए ही इज ओवर के स्थान क्या लिख सकते हैं, एक्सट्रीमली, ही इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज, ऐसा लिख सकते हैं। और इसका दो रूल आप पढ़ चुके हो ना। तीसरा रूल क्या है, इसको हम लिख सकते हैं कि ही इज ईगर फॉर प्रेज, ईगर फॉर प्रेज, ध्यान देंगे ही इज ईगर फॉर प्रेज, टू को हटा दिया गया है। अब देखिए इसके बाद एक वर्ड याद कर लीजिए, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, कितना आपको याद करना पड़ेगा, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट,
ठीक है, तो इसका भी प्रयोग कर सकते हो। इट मीन्स टू को हटाने के बाद बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर सकते हो। एग्जाम में क्या होता है, ये वर्ड बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, है ना। तो ऐसे क्या करेंगे, आप सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि टू को हटाइए और एक्सट्रीमली का प्रयोग करिए, या एक्सट्रीमली को बेटा है ओवर का प्रयोग सबसे सरल है, OVER 4 अच्छा लिख देंगे, क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, है ना। तो आप लिख सकते हैं कि ही इज, यहाँ पर ही इज ओवर इगर फॉर प्रेज, या ही इज टू इगर फॉर प्रेज, या ऐसा भी सकते हैं कि ही इज इगर फॉर प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, जैसा बोर्ड पर दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका रूल नंबर 5D कंप्लीट होता है। एडवर्ब टू को लगाकर सेंटेंस बनाने के लिए इसमें रिमूव ऑफ एडवर्ब टू में 5 नियम थे, 5 नियम आप पढ़ चुके हो। अब एक नियम लास्ट पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें 5 ही नियम होते हैं इस प्रकार क्वेश्चन में, लेकिन कभी कभी एग्जाम में इसके विपरीत क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए दिया गया है ये सेंटेंस, जैसे रिमूव ऑफ एडवर्ब टू, यहाँ पर एडवर्ब टू को हटाना है। कभी कभी सेंटेंस दे देंगे कि एडवर्ब टू को आपको लगाना है, ठीक है, काफी सरल है, एक ही एग्जाम बताया जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे ही इज, सेंटेंस दिया गया है सो फैट दैट he cannot sit, ठीक है, एक सेंटेंस दिया गया है कि he is so fat that he cannot sit। इस एग्जाम्पल को पहले हम पढ़ चुके हैं, ना। तो जो प्रक्रिया किए थे इसमें चेंज करने के लिए सेम से वही प्रक्रिया करेंगे पुनः उस क्वेश्चन को लिखने के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे he is, सो को हटाइए, किसमें हटाएंगे, टू में, क्योंकि टू को हम सो में लिखे थे इसके पहले, यहां पर कुछ नहीं करना है, एडजेक्टिव, इसके बाद इंफिनिटिव क्या है, सिट, तो हो जाएगा ही टू फैट टू सिट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपका रिमूव ऑफ एडवर्ब टू में 5 नियम से 5 नियम पढ़ लिए हो। इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस में एडवर्ब टू को हटाने लगाना होता है और तब सेंटेंस का फॉर्मेशन करना होता है, तो उसमें क्या करेंगे, सेम से वही रूल का फॉलो करेंगे जो रूल आप पढ़ के आए हो, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जिसे यहाँ पर पढ़े रिमूव एडवर्ब टू, तो यहाँ पर दूसरा है कि इंट्रोगेटिव संयुक्त असर्टिव में क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम दूसरा नियम पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक क्वेश्चन बोर्ड पर आप लोगों के लिए दिया गया है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।